नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों को क्लास 11th के हिस्ट्री चैप्टर 5 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखे प्रभु का नाम हमारा पहला प्रश्न है कि 14वीं और 15वीं शताब्दियों में यूनानी और रोमन संस्कृति के किन तत्वों को पुनर्जीवित किया गया। इसका सही उत्तर है 14वीं और 15वीं शताब्दियों में पुनर्जागरण रेनेसांस के दौरान यूनानी और रोमन संस्कृति के कई महत्वपूर्ण तत्वों को पुनर्जीवित किया गया। इनमें मुख्य रूप से शामिल थे 1. मानववाद ह्यूमनिज्म। यूनानी और रोमन विचारधाराओं में मानवता का महत्व दिया गया, जो पुनर्जागरण के दौरान फिर से केंद्र में आया। यह दर्शन व्यक्ति की क्षमता और तर्कशीलता पर जोर देता था। 2. कला और वास्तुकला। यूनानी और रोमन कला और वास्तुकला की शैलियों को पुनः जीवित किया गया। समरूपता, संतुलन और सौंदर्य के आदर्शों पर आधारित वास्तुशिल्पीय संरचनाओं जैसे स्तंभों, गुंबदों और आर्क का प्रयोग पुनर्जागरण काल की इमारतों में हुआ। 3. शास्त्रीय साहित्य। यूनानी और रोमन लेखकों जैसे होमर, प्लेटो, अरस्तु और सिसरो के साहित्य को पुनः अध्ययन किया गया। इन लेखकों की कृतियों ने पुनर्जागरण के लेखकों, कवियों और दार्शनिकों पर गहरा प्रभाव डाला। 4. वैज्ञानिक और गणितीय सिद्धांत। यूनानी और रोमन वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के कार्यों जैसे अरस्तु, यूक्लिड और टॉलेमी को पुनर्जीवित किया गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विशेष रूप से अवलोकन और प्रयोग, पुनर्जागरण के समय फिर से लोकप्रिय हुआ। 5. दर्शन और राजनीति। प्लेटो और अरस्तु जैसे प्राचीन यूनानी दार्शनिकों की विचारधाराओं ने पुनर्जागरण के राजनीतिक और नैतिक विचारों को प्रभावित किया। लोकतंत्र और गणराज्य जैसे राजनीतिक ढांचे, जो प्राचीन यूनान और रोम से जुड़े थे, पुनः अध्ययन का केंद्र बने। इन सभी तत्वों ने मिलकर पुनर्जागरण को एक सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनरुत्थान का युग बना दिया, जिसने यूरोप की कला, विज्ञान और साहित्य को गहराई से प्रभावित किया। हमारा दूसरा प्रश्न है 2. इस काल की इटली की वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला की विशिष्टताओं की तुलना कीजिए। इसका सही उत्तर है इटली की वास्तुकला, विशेष रूप से पुनर्जागरण काल की, और इस्लामी वास्तुकला दोनों की अपनी अनूठी विशिष्टताएं हैं। आइए इन दोनों की तुलना मुख्य बिंदुओं पर करें। 1. सामान्य विशेषताएं। इटली की वास्तुकला। पुनर्जागरण काल 14वीं से 17वीं सदी में इटली की वास्तुकला में शास्त्रीय यूनानी और रोमन शैली का पुनरुद्धार हुआ। इसमें ज्यामितीय आकार, संतुलन, अनुपात और समरूपता पर जोर दिया गया। भवनों में स्तंभ, मेहराब, गुंबद और खुले स्थानों का प्रमुखता से उपयोग किया गया। इस्लामी वास्तुकला। इस्लामी वास्तुकला में ज्यामितीय डिजाइन, सुलेख, पैटर्न और प्रतीकात्मक रूपों का व्यापक प्रयोग होता है। इसमें गुंबद, मीनारें, मेहराब और आंगन भी महत्वपूर्ण होते हैं। यह वास्तुकला धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ गहराई से जुड़ी होती है। 2. गुंबद और मेहराब। इटली की वास्तुकला। गुंबदों का व्यापक प्रयोग इटली के चर्चों और कैथेड्रल में किया गया। उदाहरण के लिए फ्लोरेंस कैथेड्रल का विशाल गुंबद। मेहराब शास्त्रीय रोमन शैली से प्रेरित थे और बहुत संतुलित और सरल होते थे। इस्लामी वास्तुकला। इस्लामी वास्तुकला में गुंबद और मेहराब आमतौर पर अधिक सजावटी होते हैं। इनमें कई बार बारीक ज्यामितीय डिजाइन और सुलेख शामिल होते हैं। इस्लामी भवनों में अर्धवृत्ताकार या घोड़ेसम मेहराब का प्रयोग आम है। 3. सजावट। इटली की वास्तुकला। इटली की पुनर्जागरण वास्तुकला में सजावट में मूर्तियों, पेंटिंग्स और शास्त्रीय कथाओं पर आधारित डिजाइन का प्रयोग होता था। दीवारों पर चित्रकला और भित्तिचित्र, फ्रेस्कोज का उपयोग महत्वपूर्ण था। इस्लामी वास्तुकला। इस्लामिक स्थापत्य कला में मूर्तिकला का उपयोग बहुत कम या नहीं होता। इसकी जगह सुलेख, अरबी लिपि में कुरान की आयतें और ज्यामितीय पैटर्न्स का उपयोग होता है। इस्लामी कला में प्रकृति से प्रेरित आकृतियां जैसे लताओं, फूलों आदि के डिजाइन आम हैं। 4. भवनों का उद्देश्य। इटली की वास्तुकला, पुनर्जागरण काल की वास्तुकला मुख्य रूप से चर्च, महल और नागरिक भवनों के निर्माण पर केंद्रित थी। इसका उद्देश्य सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करना और कला और संस्कृति को बढ़ावा देना था। इस्लामी वास्तुकला। इस्लामी वास्तुकला में मस्जिद, मदरसे,
मकबरे और महल प्रमुख होते हैं। मस्जिदें धार्मिक स्थलों के रूप में केंद्र में होती हैं, जबकि मकबरों में समृद्ध सजावट होती है जो मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा को दर्शाती है। 5. सामग्री। इटली की वास्तुकला। पुनर्जागरण काल में पत्थर, संगमरमर और ईंट का प्रमुखता से इस्तेमाल हुआ। पत्थरों की सफाई और सुंदरता पर ध्यान दिया जाता था। इस्लामी वास्तुकला। इस्लामी वास्तुकला में पत्थर, ईंट, प्लास्टर और रंगीन टाइलों का उपयोग होता है। विशेष रूप से रंगीन मोज़ेक और टाइलों से सजावट की जाती है। 6. स्थापत्य का प्रभाव। इटली की वास्तुकला। पुनर्जागरण। वास्तुकला ने यूरोप की बाद की वास्तुकला पर गहरा प्रभाव डाला। इसके सिद्धांतों ने पश्चिमी वास्तुकला को नई दिशा दी। इस्लामी वास्तुकला। इस्लामी वास्तुकला ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई क्षेत्रों में स्थापत्य कला को प्रभावित किया। इसका प्रभाव मुगल, फारसी और ऑटोमन साम्राज्यों की वास्तुकला में देखा जा सकता है। निष्कर्ष। हालांकि इटली की पुनर्जागरण वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला दोनों अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट हैं, दोनों की प्राथमिकताएं और शैलीगत विशेषताएं भिन्न हैं। इटली की वास्तुकला अधिक क्लासिकल और मानवीय सौंदर्य पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि इस्लामी वास्तुकला धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतीकात्मकता के साथ गहरे सांस्कृतिक तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। हमारा तीसरा प्रश्न है 3. मानवतावादी विचारों का अनुभव। सबसे पहले इतालवी शहरों में क्यों हुआ? इसका सही उत्तर है इटली की वास्तुकला, इटली की पुनर्जागरण। वास्तुकला में सजावट में मूर्तियों, पेंटिंग्स और शास्त्रीय कथाओं पर आधारित डिजाइन का प्रयोग होता था। दीवारों पर चित्रकला और भित्तिचित्र, फ्रेस्कोस का उपयोग महत्वपूर्ण था। इस्लामी वास्तुकला। इस्लामिक स्थापत्य कला में मूर्तिकला का उपयोग बहुत कम या नहीं होता। इसकी जगह सुलेख, अरबी लिपि में कुरान की आयतें और ज्यामितीय पैटर्न्स का उपयोग होता है। इस्लामी कला में प्रकृति से प्रेरित आकृतियां जैसे लताओं, फूलों आदि के डिजाइन आम है। इसका सही उत्तर है मानवतावादी विचारों का अनुभव। सबसे पहले इतालवी शहरों में होने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे। 1. रोमन साम्राज्य का प्रभाव। इटली प्राचीन रोमन साम्राज्य का केंद्र था, जो एक महान सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर छोड़ गया। रोमन सभ्यता की कला, साहित्य और वास्तुकला की पुनः खोज ने मानवतावादी विचारों के प्रसार को प्रेरित किया। इटली के लोग प्राचीन ग्रंथों और विचारों से प्रेरित होकर नए दृष्टिकोण अपनाने लगे। 2. नगर राज्यों की स्वतंत्रता। इटली में उस समय विभिन्न स्वतंत्र नगर राज्य जैसे फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान थे, जिनमें व्यापार और कला का विकास तेजी से हुआ। इन नगर राज्यों में एक जीवंत बौद्धिक वातावरण था, जिसने नए विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। यहाँ के नागरिकों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का महत्व था, जो मानवतावादी विचारों के अनुकूल था। 3. पुनर्जागरण का प्रारंभ। पुनर्जागरण रेनेसांस का प्रारंभ इटली में हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन ग्रीक और रोमन विचारों की पुनः खोज और उन्हें आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करना था। पुनर्जागरण के दौरान व्यक्ति की क्षमता और मानवता के महत्व पर जोर दिया गया, जो मानवतावाद का मूल सिद्धांत है। 4. आर्थिक समृद्धि। इतालवी शहरों में व्यापार और बैंकिंग की वजह से समृद्धि आई, जिसने कला और संस्कृति के विकास को समर्थन दिया। धनी व्यापारी वर्ग ने कला और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जिससे मानवतावादी विचारधारा को फैलने का मौका मिला। 5. शिक्षा का विकास। इटली के विश्वविद्यालय और अन्य शिक्षा संस्थान मानवतावादी विचारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। विशेष रूप से फ्लोरेंस और रोम जैसे शहरों में शास्त्रों और साहित्य की पढ़ाई को बढ़ावा दिया गया। इन सभी कारकों ने इटली में मानवतावादी विचारधारा के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो बाद में पूरे यूरोप में फैल गई। हमारा चौथा प्रश्न है, वेनिस और समकालीन फ्रांस में अच्छी सरकार के विचारों की तुलना कीजिए। इसका सही उत्तर है वेनिस और समकालीन फ्रांस में अच्छी सरकार के विचारों की तुलना ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भों में भिन्न थी, क्योंकि दोनों की शासन प्रणालियां अलग थीं। 1. वेनिस शासन व्यवस्था। वेनिस एक गणराज्य था, जिसे अक्सर सीरेनिसिमा रिपब्लिका कहा जाता था।
इसका नेतृत्व डोजे करता था, जो जीवन भर के लिए चुना जाता था। हालांकि डोज की शक्ति सीमित थी और वेनिस का वास्तविक शासन एक कुलीन वर्ग द्वारा संचालित होता था। अच्छी सरकार का विचार। वेनिस में अच्छी सरकार का विचार राजनीतिक स्थिरता, कुलीन वर्ग के प्रभावी नियंत्रण और व्यापारिक हितों की सुरक्षा पर केंद्रित था। वहां की सरकार व्यापारी वर्ग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चलती थी, क्योंकि वेनिस समुद्री व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। समृद्धि और शांति, जिनसे वाणिज्य फले फूले, को महत्वपूर्ण माना गया। साथ ही सत्ता का संतुलन बनाए रखने के लिए एक जटिल संवैधानिक ढांचा था, जिससे कोई भी वर्ग अत्यधिक शक्तिशाली न हो सके। प्राथमिकताएं। वेनिस की सरकार का मुख्य ध्यान व्यापारिक हितों और शहर की स्वतंत्रता को बनाए रखने पर था। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना, सत्ता का वितरण और गणराज्य के हितों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकताएं थीं। 2. समकालीन फ्रांस। शासन व्यवस्था। 17वीं और 18वीं सदी का फ्रांस एक राजतंत्र था, जहां राजा को ईश्वर द्वारा चुना हुआ माना जाता था। लुई 14 के शासनकाल में यह अवधारणा ईश्वर की कृपा से राजा के रूप में लोकप्रिय थी। फ्रांसीसी राजा के पास लगभग असीमित शक्ति थी, जिसे अवधितंत्र कहा जाता है। अच्छी सरकार का विचार। फ्रांस में अच्छी सरकार का विचार राजशाही के शक्तिशाली और केंद्रीकृत रूप से जुड़ा था, जिसमें राजा सर्वोच्च होता था। लुई 14 ने इस सिद्धांत को राजा ही राज्य है, किंग इज ओनली किंगडम, के रूप में प्रतिपादित किया। सरकारी प्रशासन का उद्देश्य शक्ति का केंद्रीकरण, आंतरिक स्थिरता और सैन्य शक्ति का विस्तार करना था। हालांकि शासन प्रणाली में कुछ नियंत्रण और संतुलन भी थे, जैसे कि संसद और न्यायालय, लेकिन उनकी शक्ति सीमित थी। प्राथमिकताएं। फ्रांस में अच्छी सरकार की प्राथमिकताएं आंतरिक स्थिरता बनाए रखना, राजा की प्रतिष्ठा को बढ़ाना और देश की सैन्य व राजनीतिक शक्ति को विस्तारित करना थीं। इसके साथ ही जनता के कल्याण पर भी ध्यान दिया जाता था, लेकिन यह राजा की इच्छा पर निर्भर था, न कि संवैधानिक बाध्यता पर। मुख्य अंतर। शासन प्रणाली। वेनिस में गणतंत्र और फ्रांस में राजतंत्र था। वेनिस में सत्ता का विकेंद्रीकरण और शक्ति का संतुलन था, जबकि फ्रांस में शक्ति केंद्रीकृत थी। शासन की प्राथमिकताएं। वेनिस की सरकार का ध्यान व्यापारिक हितों पर था, जबकि फ्रांस में शाही प्रतिष्ठा, सैन्य शक्ति और आंतरिक स्थिरता पर था। राजनीतिक नियंत्रण। वेनिस में कुलीन वर्ग ने सत्ता को नियंत्रित किया और डोज की शक्ति सीमित थी। फ्रांस में राजा की सत्ता सबसे प्रमुख थी और शक्ति का नियंत्रण उसके हाथों में था। निष्कर्ष। वेनिस और समकालीन फ्रांस दोनों में अच्छी सरकार की अवधारणा अलग अलग थी। वेनिस में यह व्यापार और राजनीतिक स्थिरता के साथ शक्ति के संतुलन पर आधारित थी, जबकि फ्रांस में यह शाही शक्ति और केंद्रीकरण पर केंद्रित थी। दोनों ही व्यवस्थाओं में शासन के सिद्धांत और प्राथमिकताएं अपने अपने संदर्भों में उपयुक्त थीं। हमारा 5वां प्रश्न है कि 5 मानवतावादी विचारों के क्या अभिलक्षण थे? इसका सही उत्तर है मानवतावादी विचारधारा के प्रमुख अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। 1. मानव केंद्रित दृष्टिकोण। मानवतावाद में इंसान को सर्वोपरि माना जाता है। यह विचारधारा मानव जीवन, उसकी गरिमा और उसकी क्षमताओं पर केंद्रित होती है। 2. व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार। मानवतावाद व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और अधिकारों को महत्व देता है। यह हर व्यक्ति की अनूठी प्रतिभा और उसके विकास की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है। 3. तर्क और विज्ञान पर बल। मानवतावादी विचारधारा तर्क, अनुभव और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व देती है। यह धर्म और अंधविश्वास के बजाय विज्ञान और तर्क पर आधारित ज्ञान को प्राथमिकता देती है। 4. समाज सुधार। मानवतावाद सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होता है। यह समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और उनके अधिकारों की सुरक्षा पर बल देता है। 5. शिक्षा का महत्व। मानवतावाद में शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति को सशक्त और स्वतंत्र बनाती है। शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने पर जोर दिया जाता है। 6. सहिष्णुता और सह अस्तित्व। मानवतावादी विचारधारा में सहिष्णुता और दूसरों के विचारों, विश्वासों और जीवन शैलियों का सम्मान करने की प्रवृत्ति होती है।
यह विविधता को स्वीकार करने और समावेशी समाज बनाने की बात करती है। 7. नैतिकता और मूल्य आधारित जीवन। मानवतावादी विचारधारा में मानव जीवन को नैतिक मूल्यों के आधार पर जीने की प्रेरणा दी जाती है। यह नैतिकता को धार्मिक मान्यताओं से स्वतंत्र मानता है और इसे मानवीय अनुभवों से उत्पन्न बताता है। ये अभिलक्षण मानवतावादी विचारों की प्रमुख विशेषताएं हैं, जो मानव जीवन को अधिक गरिमामय और स्वतंत्र बनाने की दिशा में कार्य करती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को शेयर करके सपोर्ट दें। अगर आप भी ऐसा YouTube वीडियो बनाना चाहते हैं तो फिल्मोरा, 11 लैब और हाइपर AI आपके चैनल को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। साथ मिलकर अपनी YouTube यात्रा को आगे बढ़ाएं। जय हिंद।